दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ने जा रही हैं, यानी कि 2021 का विधानसभा चुनाव। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी बेहद कमज़ोर हो चुकी हैं, ममता बनर्जी अभी भी मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी रिसर्जेंट उन इलाकों में कर रही है, खास करके जो हिंदू बहुल इलाके हैं और ख़ास करके जहाँ पे बंगाली हिंदुत्व का प्रभाव है और वो एक मेजर वोट बैंक है, वहाँ पे बीजेपी का जो उदय हुआ है खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान, और जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है, एग्रेसिव है बॉर्डर इलाकों में, जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और नॉर्थ बंगाल जहाँ पे बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, और ख़ास करके जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है MIM, उससे जो ममता बनर्जी को खतरा दिख रहा है, इसके कारण ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो और लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ममता बनर्जी की क्या है मुश्किल, ममता बनर्जी क्यों एक तरह से अपने को असुरक्षित पा रही हैं, और जो इस समय वो नॉर्थ बंगाल के दौरे पर हैं, और नॉर्थ बंगाल के दौरे पर उन्होंने एक बात कही, वहाँ के रैली को संबोधित करते हुए जनता से उन्होंने पूछा कि मुझसे क्या गलती हो गई कि आपने मुझे एक भी सीट नहीं दी। यानी कि नॉर्थ बंगाल के 8 लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र हैं उसमें से 7 बीजेपी जीत गई। तो यानी कि ममता का जो दुख है, जो दर्द है कि नॉर्थ बंगाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, वहाँ पर अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी गेम में आ जाती है। तो हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी की, उन पर किस तरह के खतरे हैं, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी अपनी वहाँ पे चालें चल रही है, इन सब मुद्दों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी के बीच में एक नोकझोंक चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया उससे पहले ममता बनर्जी जो नॉर्थ बंगाल के दौरे पर पिछले 3 दिनों से हैं, नॉर्थ बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने जनता से पूछा कि आखिर उनसे क्या गलती हो गई जिसके कारण आप लोगों ने मुझे एक भी सीट नहीं दी। वो उल्लेख कर रही थी, वो उदाहरण दे रही थी लोकसभा चुनाव की, जहां पे बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और जिसमें से नॉर्थ बंगाल से बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें जीती थी और ममता बनर्जी का वहां पे खाता तक नहीं खुला था। अब वहाँ पे विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जो उम्मीद कर रही है कि कम से कम उस नॉर्थ बंगाल इलाके से 50 सीटें जीतने का बीजेपी एक तरह से एम करके चल रही है, एक तरह से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसलिए ममता बनर्जी खास करके नॉर्थ बंगाल पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। लेकिन उन्होंने रैली में एक बात और कही, उन्होंने खास करके मुस्लिम वोटरों के लिए कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी का एक बज़ पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है वो बेसिकली वोट कटवा है, और किस तरह से उन्होंने बीजेपी के पैसे से बिहार में उन्होंने वोट काटने की कोशिश की, मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। जिस पे असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को अपना जागीर समझती हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं, और बिहार में इस तरह के आरोप लगे थे कि वो बीजेपी की बी पार्टी बनकर एक तरह से कहीं ना कहीं उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया है कि जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम है, उनका उन पर विश्वास है। तो आखिर ममता बनर्जी की जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, वो किस तरह से जा रही है, क्योंकि इससे पहले के अगर विधानसभा चुनाव को आप देखें तो मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक पश्चिम बंगाल में रहा है, और खास करके कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जम्मू कश्मीर और असम के बाद जहां पे मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, यानी कि 27% मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में रहती है। और यही एक तरह से विंडो खोलता है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिन राज्यों में मुस्लिमों की जनसंख्या या डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की बहुत बड़ी एक उम्मीद बनती है बीजेपी के लिए, और बीजेपी उस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के कारण उन राज्यों में इनरोड करती रही है। चाहे आप असम का उदाहरण ले लें या फिर जिन राज्यों में माइनॉरिटी, अभी हाल के अगर हैदराबाद के एग्जाम्पल को ले लें जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है, वहाँ पे बीजेपी ने जिस तरह से परफॉर्म किया उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे मुस्लिमों की एक अच्छी खासी जनसंख्या है, और बीजेपी एक हिंदू पोलराइजेशन या फिर एंटी मुस्लिम पोलराइजेशन के आधार पे चुनाव आसानी से वहाँ पे जीत लेती है। तो ये खतरा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सता रहा है, क्योंकि वहाँ पे 27% की जनसंख्या है और वो तकरीबन 80 से 100 सीटों पर असर डालते हैं।
तकरीबन 63 ऐसी सीटें हैं जहां पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, और उसमें से खास करके कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां पे 50% मुस्लिम जनसंख्या है। और ये अगर सीटें ममता बनर्जी ने 2016 के इलेक्शन को देखें तो ममता बनर्जी ने यहाँ पे करीब 36 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर 50 मुस्लिम विधायकों में से 36 विधायक जो थे मुस्लिम कैंडिडेट थे जो तृणमूल कांग्रेस से जीते थे। और मुस्लिमों ने लगातार 2011 के इलेक्शन के बाद से ममता बनर्जी को लगातार सपोर्ट किया है। लेकिन अब जिस तरह से ओवैसी वहां पे आक्रामक हैं, एग्रेसिव हैं, तो उससे ममता बनर्जी को ये खतरा लग रहा है कि ओवैसी कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें डेंट करेंगे। और जिस तरह से बिहार में उन्होंने सफलता हासिल की, किशनगंज का जो इलाका है, सीमांचल का इलाका है, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने खासा असर दिखाया, 5 सीटें उन्होंने जीती और उसके अलावा ढेर सारे उन्होंने वोट मिले। तो कहीं ना कहीं ममता को यह खतरा लग रहा है कि जो अब तक मुस्लिम वोट बैंक उनको सपोर्ट करता रहा है, वो अगर ओवैसी उन सीटों पर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो ममता की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलेगा। इन इलाकों में जो कंसोलिडेशन होगा वो एंटी मुस्लिम कंसोलिडेशन में बीजेपी कहीं ना कहीं आसानी से उन सीटों पर जीत सकती है। और इन इलाकों में जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहां पे अगर बीजेपी 30-40 सीटों पर सफलता हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए ममता कहीं ना कहीं ओवैसी पे लगातार अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये रणनीति वो ममता के लिए बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि जितना वो ओवैसी पे अटैक करेंगे ओवैसी उतना ही उस जंग में, यानी कि जो राजनीतिक जंग है उसमें प्रमुखता के साथ आगे आएंगे। और ओवैसी ये चाहेंगे कि ममता उन पे अटैक करें और वो कहीं ना कहीं एक ध्रुव बन जाए जिसके कारण जो मुस्लिम वोट बैंक है उन्हें वोट दे सके। अब सवाल यह कि ममता को फिर इस मुस्लिम वोट बैंक जिसको उन्होंने कल्टीवेट किया है, और इससे पहले आप देखेंगे ढेर सारे उन्होंने काम उस माइनॉरिटी वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए किया, जिसमें कि मौलवियों को तनख्वाह देना, जिस तरह से 2500 रुपये उन्हें दिए गए, किस तरह से मदरसों में जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, मुस्लिम यूथ हैं, उनको रोजगार मिल सके, उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रोविज़न किए। और जिसका कि बीजेपी फ़ायदा उठाती रही है कि किस तरह से बीजेपी इस आरोप को बार बार उन्होंने दोहराया लोकसभा चुनाव के दौरान कि किस तरह से ममता ने मुस्लिम अपीसमेंट करने के लिए हिंदुओं पे ध्यान नहीं दिया। बाद में ममता ने अपनी राजनीति बदली और उन्होंने थोड़ा सा जो हिंदू प्रीस्ट थे जो मंदिरों में, उनके लिए भी एक तनख्वाह की व्यवस्था की और उन्होंने कहा कि 1000 रुपये वो 5000 जो हिंदू प्रीस्ट हैं उनको भी दिया जाएगा। ममता के सामने खतरा क्या है? ममता के सामने 2 खतरे हैं। पहला तो एक उनका जो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, दूसरा जो बंगाली हिंदू का वोट उन्हें मिलता रहा है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में आशंका है कि वो बीजेपी की तरफ खिसक सकता है। न केवल बंगाली हिंदू बल्कि खास करके जो वैसे लोग जो बांग्लादेश से विस्थापित होकर भारत में आए हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जिसको मटुआ कम्युनिटी कहा जाता है, वो सारे लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो अगर वो कम्युनिटी बीजेपी को वोट देता है और मुस्लिमों का वोट भी अगर एआईएम की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ममता के पास कोई बहुत बड़ा वोट बैंक रहेगा नहीं चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए अब वो क्या अरविंद केजरीवाल की रणनीति अपनाए, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने एक बड़ी ही चालाकी भरी राजनीति अपनाई थी। शाहीन बाग का उस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा था और उसमें लगातार ये मांग हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल उस धरने प्रदर्शन में जाएं। दिल्ली का चुनाव था लेकिन अरविंद केजरीवाल उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस दिन वो प्रोटेस्ट में चले जाएंगे बीजेपी विधानसभा चुनाव को उस तरह से पोलराइज कर देगी। और उसके बाद उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ली और उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अपने को बिल्कुल ही एसोसिएट भी नहीं किया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो चुनाव को निकालने में कामयाब होंगे। ममता बनर्जी भी उस राजनीति पर बढ़ रही है, लेकिन खतरा उनके सामने एमआईएम का है कि एमआईएम को जिस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी एक तरह से मानती है कि वो मुसलमानों के मुद्दे उठाने में काफ़ी क्लैरिटी के साथ उठा रहे हैं और इसलिए मुसलमानों का एक पहला आकर्षण असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो सकती है। तो इसलिए ममता के सामने खतरा है कि वो मुसलमान को संतुष्ट करें या हिंदू को संतुष्ट करें। हिंदू जो वोट बैंक है बंगाली हिंदू, वो बीजेपी उसको संतुष्ट कर रही है और मुसलमान को अगर वो संतुष्ट करने की तरफ बढ़ते हैं तो और पोलराइजेशन बढ़ेगा। और खास करके बीजेपी जिस तरह सीए का मुद्दा उठा रही है और खास करके जो अमित शाह का आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का दौरा होने वाला है उसमें वो सीए को लेकर किस तरह की बातें करेंगे और खास करके किस तरह से सीए को लागू किया जाए,
तो उसका खास सा जो मकसद है कि किस तरह से वहाँ पे पोलराइजेशन बढ़े और ख़ास करके जो मटुआ कम्युनिटी है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो। तो ममता के सामने एक तरह से दोहरा चैलेंज है, वो माइनॉरिटी को अपीज़ करे, हिंदुओं को अपीज़ करे। हालांकि ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बिहार के जो मुस्लिम हैं और जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम हैं उन दोनों में थोड़ा सा कल्चरली या फिर सांस्कृतिक रूप से अंतर है। वो अपने को बंगाली होने के कारण वो बिहार के मुस्लिम की तरह उस तरह से वोट नहीं करते हैं, यानी उनका वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। तो ये बात ममता के फायदे में जा सकती है। तो सवाल ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति इवॉल्व हो सकती है, लेकिन ममता के सामने चैलेंज है कि किस वर्ग को वो कैटर करे और किस तरह से MIM का जो खतरा बढ़ रहा है उससे कैसे वो निपटे। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे कमेंट, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।